डॉक्टर आस्था, मीटिंग शुरू करिए। हमारे स्पीकर ज्वाइन कर चुके हैं। गुड इवनिंग मैम, नमस्कार। आप सभी को मेरा प्रणाम। आईएफपीएच के इस हिंदी मंच पे मैं डॉक्टर आस्था आप सभी का स्वागत करती हूँ। हाँ, आप सभी अवगत होंगे कि आईएफपीएच का एक अंतर्राष्ट्रीय फोरारम है जिसपे कोविड कॉल से ही निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन किया जाता रहा है। प्रारंभ में ये अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता था, तत्पश्चात अब राष्ट्रीय और हिंदी भाषा में भी आयोजित किया जाने लगा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथिक से जुड़े ज्ञान का साझा करना है। तो आइए इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन की प्राप्ति करें। धन्यवाद। मैं आप सभी से पुनः स्वागत करती हूँ। मैं आज इस बैठक में मुख्य अतिथि मैम डॉक्टर मानसी श्रुति मैम का स्वागत करती हूँ। आज का सेशन शुरू करने से पहले आइए मैम के बारे में कुछ जान लेते हैं। मैम ने एमडी साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट से किया था। ये सर्टिफाइड है कॉग्नाइटिव बिहेवियर ऑफ थेरेपी यूएसए से और 2020 में मैम असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम की है डॉक्टर एमएल धावले मेमोरियल इंस्टीट्यूट पालघर में। बहुत सारे और भी जानकारी है मैम के बारे में। आज मैम का टॉपिक है मनोदैहिक रोग को समझते हुए व्यक्तित्व और उनके शारीरिक संबंध को समझना। थैंक यू मैम। आप अपना सेशन स्टार्ट कर सकती हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, अभी भी लोग एंटर हो रहे हैं। किसी और के पास ये है, आई मीन कोई और एंट्री दे सकता है उनको, या मुझे ही देना पड़ेगा? जी मैम, हम दे सकते हैं। ओके, तो आप ठीक है, वो स्टार्ट आप। करिए। ओके ओके, ठीक। तो आज का अपना जो विषय है वो है मनोदैहिक रोगों, जो कि हम यूजुअली हमारे जो टेक्स्ट बुक्स है ऑर्गेनॉन की, उसमें लिखा हुआ है साइकोसोमैटिक इलनेस। तो मनोदैहिक रोग जो है, जहाँ पे माइंड और बॉडी यानी मन और शरीर का एक बहुत डीप कनेक्शन है, तो ऐसे रोग जो है, तो आजकल ज्यादातर सारे रोगों को साइकोसोमैटिक इलनेस में ही क्लासिफाई किया गया है। जो है हाइपरटेंशन भी उसी में आता है, डायबिटीज भी उसी में आता है, सारे थायराइड डिसऑर्डर्स भी मनोदैहिक रोगों में गिने जाते हैं। तो मनोदैहिक रोग एक विशेष ब्रांच बन चुकी है अभी मेडिकल फील्ड में। तो ये जो मनोदैहिक रोग है, उसमें हम होम्योपैथ्स कैसे इंडिविजुअलिटी, या जो हम बोलते हैं कि उनकी प्रकृति जो एकदम खास है उनकी, वो इंडिविजुअलिटी ऐसे रोगों में हम कैसे ढूंढेंगे, और इस इंडिविजुअलिटी से हम कैसे एक सिमिलिमम तक पहुंचेंगे। तो आज का मेन टॉपिक अपना रहेगा मनोदैहिक रोगों को समझना। वो मनोदैहिक रोगों के केसेस में कैसे हम इंडिविजुअलिटी ढूंढेंगे, और हम ये तभी कर पाएंगे जब हम मन और शरीर का कनेक्शन जो है वो समझ पाएंगे। तो आज के हमारे जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, वो है यही माइंड बॉडी कनेक्शन को समझना, यानी मन और शारीरिक सिस्टम, फिजियोलॉजिकल जो कनेक्शन है उसको समझना। और ये जो मॉडर्न साइकेट्री का टर्म है साइकोसोमैटिक इलनेस, वो एक मॉडर्न साइकेट्री का टर्म है। बट वो डॉक्टर हैनीमैन ने बहुत पहले ही, जब ये ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन लिखा था, तभी वो ऑलरेडी साइकोसोमैटिक इलनेस को बखूब ही बता चुके थे, और इसका मैनेजमेंट कैसे करना है उसके गाइडलाइंस भी उन्होंने अफोरिज्म 210 टू 200 टू 225 तक उन्होंने मेंटल डिजीज क्लासिफिकेशंस बताए थे। उसमें एक जो है वो है साइकोसोमैटिक इलनेस, जो कि मनोदैहिक रोग के बारे में उन्हें बहुत अच्छा समझाया है। और ऐसे रोगों का हम होम्योपैथिक मैनेजमेंट, जो हम बोलते हैं होलिस्टिक होम्योपैथिक मैनेजमेंट, तो पूर्ण रूप से जब हम बोलते हैं तो वो मैनेजमेंट का स्ट्रैटेजीज क्या है, तो आज हम वो समझने का कोशिश करेंगे। तो बेसिकली ये जो साइकोसोमैटिक इलनेसेस है, मनोदैहिक रोग है, वो ये बताता है कि मन और शरीर दोनों अलग अलग एंटिटी नहीं है, और वो दोनों को कंपार्टमेंटलाइज या उन दोनों को दो अलग अलग चैम्बर में नहीं समझा जा सकता है। तो उसका बहुत इंट्रिकेट, यानी कि बहुत ही डीप उनका एक कोरिलेशन है। और जैसे कि डॉक्टर केंट ने ऑलरेडी समझाया है हमें कि माइंड और बॉडी बोथ आर इंसेपरेबल। तो जो इफेक्ट
मेंटल प्लेन पे आता है, और जो मेंटल डिजीजेस होते हैं एंड वो इमोशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो है वो हमारे फिजिकल हेल्थ को यानी कि अपने शरीर को कैसे इम्पैक्ट करते हैं, तो उसी का नाम है मनोदैहिक रोग, मतलब साइकोसोमैटिक इलनेसेस। और इसके कुछ कॉमन ट्रिगरिंग फैक्टर्स है जो कि आज के जमाने में बहुत कॉमनली पाए जाते हैं। जो है वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, वो एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक हो चुका है, एंड नो वन इज स्पेयर्ड ऑफ वर्क रिलेटेड स्ट्रेस। तो कोई भी ट्रिगरिंग फैक्टर्स से ये सारे रोगों की शुरुआत हो सकती है, तो ये सारे रोग उसका कारण बन सकते हैं। तो यही जो है वो सारे इश्यूज है फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से, या मेजर कोई लाइफ इवेंट्स या कोई कॉन्फ्लिक्ट्स जो माइंड में चल रहे हैं, जो कुछ उलझन है जिसका कोई हल नहीं निकल रहा है, तो ऐसे अगर कॉजेज या ऐसे कोई कारक अगर है, तो वो साइकोसोमेटिक इलनेसेस यानी मनोदैहिक रोगों की शुरुआत के लिए जिम्मेदार होते हैं। और डॉक्टर हैनीमैन का ये कहना है कि ऐसे ऐसे नहीं है कि कोई भी मेंटल स्ट्रेस आया, कोई भी मन पे स्ट्रेस आया तो तुरंत साइकोसोमेटिक इलनेसेस या मनोदैहिक रोग शुरू हो जाएंगे। बट ये मन जो हम जो लंबे समय से स्ट्रेस में रह रहा है, और वो स्ट्रेस जो है, वो जो उसका तनाव है, वो तनाव को अगर वो हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो उसका मन जो है वो प्रोलॉन्ग्ड स्टेट ऑफ वेक्सेशन या प्रोलॉन्ग इमोशनल स्ट्रेस में रहेगा। तो ये जो प्रोलॉन्ग्ड इमोशनल स्ट्रेस है, जो लंबे समय से मन तनाव में रहता है, ये कारण की वजह से जब वो उससे उभर नहीं पाता है, तब क्रॉनिक स्ट्रेसेस की वजह से साइकोसोमैटिक इलनेसेस यूजुअली पाई जाती है। तो डॉक्टर हैनीमैन ने अफोरिज्म 224 में बताया है कि these cases are not rare in which the corporeal disease is produced by prolonged emotional disturbances। और ये डिजीजेस कभी कभी इम्प्रॉपर मोड ऑफ लिविंग यानी कि फॉल्टी लिविंग यानी कुछ ऐसी हैबिट्स या कुछ ऐसी आदतें जो जो लंबे समय से है और जो शरीर और मन दोनों के लिए हानिकारक है, अगर इंसान को ये प्रकार की आदतें हैं, वो आदतें भी साइकोसोमैटिक इलनेसेस या मनोदैहिक रोग को जन्म देने में उस काम करती है। तो ये एक ब्रॉड लेवल पे ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से साइकोसोमैटिक इलनेसेस हो सकती है। हालांकि जब हम कोई भी डिजीज की बात करते हैं तो कुछ रिस्क फैक्टर्स है जो बहुत ही कॉमन है, और वो होते हैं बायोलॉजिकल कॉजेस, सोशल कॉजेस या साइकोलॉजिकल कॉजेस। तो बायोलॉजिकल जब हम बोलते हैं तो उसका मतलब है कि जो हमें हेरिडिटरी इलनेसेस जो हम बोलते हैं, तो हेरिडिटरी कॉजेज या फिर हम जो बोलते हैं माइजमेटिक प्रीडिस्पोजिशन डिस्पोजिशन का जो कॉन्सेप्ट है हमारे होम्योपैथ्स के लिए, तो वो बन जाता है बायोलॉजिकल कॉज, यानी कि माइजमेटिक लोड जो इंसान जो लेकर जन्म लेता है वो हो जाता है बायोलॉजिकल कॉज। सोशल कॉजेज होते हैं जो कम्युनिटी रिलेटेड होते हैं, या फिर इट इज रिलेटेड टू द इकोनॉमिक स्टेटस, या फिर एजुकेशन, सोशल सपोर्ट, या फिर कोई ऐसी बड़ी सोशल इवेंट्स जो इंसान को इफेक्ट कर जाती है। तो जब कोविड हुआ था तो कोविड के सोशल इम्पैक्ट भी पाए गए थे और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी पाए गए थे। तो ऐसा कोई ब्रेकडाउन जो सोशल कॉज बन जाता है, या जैसे अभी महाकुंभ में जो स्टैम्पेड हुआ, तो जिन लोगों ने शायद वो नजदीकी से अनुभव किया है या देखा है, तो वो सोशल कॉज बन जाता है उनके लिए। तो ऐसे बायोलॉजिकल कॉज है, सोशल कॉज है, और साइकोलॉजिकल कॉजेज मतलब जो भी स्ट्रेस फैक्टर लंबे टाइम से चल रहे हैं, या फिर कोई उसके जो बहुत फर्म बिलीव्स रहते हैं, या फिर उसके कोपिंग स्किल्स या सोशल स्किल्स या बिहेवियर या पर्सनालिटी या एट्रीब्यूट्स हम जो बोलते हैं जो साइकोलॉजिकल लेवल पे है। तो ये सारे फैक्टर्स भी जब एक साथ में मिलकर रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोई भी टाइप के इलनेस के लिए, तो इसलिए ये सारे फैक्टर्स भी जिम्मेदार है साइकोसोमैटिक इलनेस के जेनेसिस के लिए। तो अभी हम ये साइकोसोमैटिक इलनेस जो है मनोदैहिक रोग को हम एक दो केसेस के द्वारा समझने का कोशिश करेंगे। तो ये एक केस है जो 2019 में ये 25 इयर्स ओल्ड लेडी आई थी मेरे पास, और जो जिनको तकलीफ एक ही था कि मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, सफोकेशन फील होता है, घुटन महसूस होती है।
और इतनी घुटन होती है कि मुझे मुंह खुला करके सांस लेनी पड़ती है, और उससे भी कुछ ज्यादा मुझे रिलीफ महसूस नहीं होता है। और मेरी रेस्पिरेशन जो है उसका मुझे आई हैव टू फोर्सफुली मेक एन अटेम्प्ट टू ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। और इसके साथ साथ गले में कुछ अटक गया हो, चोकिंग फीलिंग आता है और घबराहट होती है। और उसने बहुत ही सीधी सरल भाषा में बोला था कि ऐसा ऐसा मुझे लगता है कि जैसे हवा रुक गई है, और ऐसा लगता है जैसे मेरी सांस बाहर नहीं आ रही है। तो चोकिंग सेंसेशन, गले में कुछ फंस गया, अटक गया है, वो एक बहुत ही पिक्यूलियर कंप्लेन उनका था। और इस वजह से उनको स्वेलिंग यानी खाना निगलने में, पानी पीने में भी दिक्कत महसूस होती थी। और ये जो कंप्लेन है वो उनको मैकेनिकल वॉमिट, मतलब वो उंगली डाल के शी यूज टू ट्राई टू वॉमिट इट आउट द फूड वट एवर शी हैज ईटन। तो उसके बाद उनको थोड़ा रिलीफ फील होता था। या ऐसा जब घुटन महसूस होती तो उनको एकदम स्ट्रेट बैठना पड़ता था, या फिर बैक रब करते थे तो उससे थोड़ा बेटर फील होता था। टाइट क्लोथिंग से सिवियर एग्रावेशन रहता था, और ये सारी कंप्लेंट्स भी एग्रावेट हो जाती थी जब काम का उनको स्ट्रेस बढ़ जाता था। तो वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में शी वाज वर्किंग, शी वाज बिलोंगिंग टू एन इंजीनियरिंग फील्ड। अभी ये सारी कंप्लेंट्स जो जब भी चालू होती है तो ऑलमोस्ट पूरे दिन तक रहती है। बट इसका इंटरवल जो ड्यूरेशन है, वो ड्यूरेशन 5-10 मिनट का रहता है, जिसका मतलब है कि वो एपिसोडिक रहता है, कंसिस्टेंट कंप्लेन नहीं है। ये उनको दिक्कत जो होती है वो कुछ समय तक रहती है, उसके बाद वो कम हो जाती है। और जब भी ऐसा जब जब भी ये चीज की शुरुआत हुई थी, तो मुंह खुला रख के सांस लेने से ये दिक्कत थोड़ी कम हो जाती थी। या फिर उनको जानबूझ के खांसना पड़ता था, जिसको हम बोलते हैं हॉकिंग। तो उस वो करने से उनको थोड़ा रिलीफ फील होता था। अभी ये तो कंप्लेन लेके वो आई। जब ये पूछा गया कि आपको पहले ऐसी कभी दिक्कत हुई है या ये कब से है आपको, तब उन्होंने बताया कि 2015-16 में जब एक ऑफिशियल विजिट पे आउट स्टेशन गए थे, काम रिलेटेड उनका कुछ विजिट था, और वहां पे अचानक से वर्क स्ट्रेस लोड थोड़ा ज्यादा आ गया था, डेडलाइन ज्यादा थी, टीम को गाइड करना था, हैंडल नहीं हो रहा था, वो इश्यू हैंडल नहीं हो रहा था। और वो टाइम पे ये चीज एक्चुअली होना चालू हुई थी। बट उस वक्त बहुत दिक्कत नहीं हुई थी, मुंह खुला रख के जब सांस लिया उन्होंने तो थोड़ा सॉल्व हो जाता था। तो उस बट ये दिक्कत चालू 2015-16 से हो गई थी, जब भी स्ट्रेस उनका वर्क रिलेटेड बढ़ गया था। एंड ये दिक्कत जब भी चालू होती है, यूजुअली 3 to 4 डेज लगता है वो रिजॉल्व होने में। एंड इस ये एग्रेवेशन होता था जब भी ज्यादा काम कर लेती थी, या फिर फिजिकल एक्सर्शन जब भी ज्यादा रहता था तब। इन्वेस्टिगेशंस कराने जरूरी थे इसमें, क्योंकि ये रूल आउट करना जरूरी है कि रेस्पिरेटरी रिलेटेड कुछ इश्यू है, कोई ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो रहा है, या फिर इज इट सजेस्टिव ऑफ एनी ब्रोंकियल अस्थमा, हाउएवर स्नीजिंग, या फिर एनी सिम्टम रिलेटेड टू थ्रोट कंजेशन। ये सारे कुछ फाइंडिंग्स मिले नहीं थे। बट इन्वेस्टिगेशन भी जब ईसीजी कराया गया तो देयर वाज नो, इट वाज नॉर्मल। चेस्ट एक्सरे कराया गया, वो भी नॉर्मल था। हेमोग्लोबिन लेवल्स 11.4 थे, और टोटल काउंट 65,000 थे। तो ऑल इन ऑल ऐसा बोला जा सकता है कि सारे ब्लड पैरामीटर्स और ब्लड इन्वेस्टिगेशन थे वो नॉर्मल थे, और चेस्ट एक्सरे भी नॉर्मल था। अभी चेस्ट एक्सरे नॉर्मल होने से रेस्पिरेटरी इलनेसेस रूल आउट नहीं हो जाती है, बट एट द सेम टाइम जो साइंस एंड सिम्टम्स या फिर ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स जो थे वो भी सारे नेगेटिव थे। तो इट वाज वेरी क्लियरली सजेस्टिव कि कोई कोई रेस्पिरेटरी इलनेस या फिर मेडिकल इलनेस ध्यान में नहीं आ रहा है जो ये टाइप के एटिपिकल कंप्लेंट्स क्रिएट करता हो। और यूजुअली अगर रेस्पिरेटरी इलनेस रहेंगी तो उसकी यूजुअल शुरुआत होगी कि नाक से पानी बहना, या फिर जुकाम होना, छींके आना। ये सारे सिम्टम्स बिल्कुल भी नहीं थे। अभी जब ये केस और डिटेल में लिया गया तो समझा कि उनके जो बड़े भाई थे उनका डेथ हो चुका था। एंड वो होली के त्योहार पे जब अपने फ्रेंड्स के साथ नदी में गए थे, तो वहां पे बैक वाटर्स में वो डूबकर उनका डेथ हुआ था। और शी वेंट थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम बिकॉज ऑफ ब्रदर्स डेथ। बट उन्होंने काफी अपने आप को संभाला, और बोल्डली पूरा सिचुएशन उन्होंने हैंडल किया। तो एक मेच्योरिटी से वो जो एक समय था, जो टफ टाइम था उनके लिए, वो हैंडल हो गया। बट
जब ये सब चल रहा था तो वही भाई की जो वाइफ है और जो डॉटर है, वो डॉटर और वाइफ दोनों ही घर अपने मैके चले गए। एंड ये पेशेंट को उस वक्त ऐसा महसूस हुआ कि अब वो भाई जो शॉप चलाता था वो शॉप उनके उनके फादर को चलानी पड़ेगी ये एज पे। और फादर वाज आल्सो डायग्नोज्ड विद डायबिटीज अराउंड द सेम टाइम। तो बिकॉज ऑफ सेंटिमेंटल अटैचमेंट विद द पेरेंट्स, उनको उनको ये बुरा लग रहा था कि एक तो ब्रदर ने इररिस्पॉन्सिबली बिहेव किया और पहले से ही एक जिम्मेदार इंसान के जैसे भाई ने बिहेव नहीं किया था। तो पेरेंट्स को उनके लिए काफी कुछ करना भी पड़ा था। और जबकि उनको मना किया गया था कि आप ये समय पे ये त्योहार पे आप नदी में ना जाए, पर फिर भी वो अपनी जिद की वजह से गए थे और ये परिणाम हुआ। उसका पेशेंट को काफी एक डिससेटिस्फेक्शन और एक गुस्सा था। नाउ ये एक प्रेसिपिटेटिंग इवेंट मिलता है। अब चाइल्डहुड से इवोल्यूशनरी फॉर्म में जब हम ये पेशेंट को समझने जाएंगे, तो बेसिकली फैमिली जो है वो ब्राह्मीण मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करती है। और ये फैमिली में और ये पर्टिकुलर स्ट्रेटा को जो वो बिलोंग करती है, वहां पे गर्ल्स एजुकेशन या लड़की पढ़ाना उतना सपोर्ट नहीं किया जाता है। तो कम्युनिटी मेल उसको ज्यादा पढ़ाई और इम्पोर्टेंस देती है। बट हावेवर उनके बिकॉज पेशेंट वाज वेरी ब्राइट इन स्टडीज, वो बहुत अच्छी थी, शी वाज वेरी ब्राइट एंड शी कुड सक्सीड। तो पेरेंट्स ने उनको पूरा पूरा सपोर्ट किया और उनका एजुकेशन पूरा हुआ। भाई दोनों दो भाई थे, तो दोनों ही भाई पहले से ही मतलब बस बहुत जिद्दी भी थे एंड क्वाइट मिस्टीवियस ऑल्सो। सो भाई कभी भी पढ़ाई में उतना ध्यान दिया नहीं, तो पेरेंट्स को हमेशा ही भाइयों के लिए पेशेंट के कंपैरिजन में ज्यादा करना पड़ा। और पेशेंट को ये हमेशा से फील होता था कि भाई जो है वो पहले से ही एक जिम्मेदार इंसान जैसे होना चाहिए, वैसा कर्तव्य भाइयों ने कभी निभाया नहीं है। और ये पढ़ाई में खूब बहुत अच्छी थी, 86% 10th में आए थे उनके। और जॉब भी उनको काफी इजीली मिल गया था, और जॉब के टाइम पे भी सीनियर्स का प्रेशर काफी रहता था। एंड सीनियर्स के साथ भी शी बहुत इंटेलिजेंटली उन्होंने काम किया कि शांत रहकर के बैक आंसर नहीं करना, शांत रहकर काफी काम किया। और स्ट्रेस उस वक्त भी उनको काफी महसूस हुआ था, और वही स्ट्रेस के टाइम पे ये कंप्लेंट्स का थोड़ा बहुत शुरुआत हो चुका था। बट हावेवर उनको अप्रेजल मिला, और अप्रेजल बनने के बाद शी बिकेम द हेड मैनेजर ऑफ द फॉर्म ऑल्सो। एंड at that time these are the general एवोल्यूशनरी डेटा जो हमको ये केस में से मिला था। और पेशेंट एक बहुत इंडिपेंडेंट विमेन है। एंड जो आगे की पढ़ाई है वो उन्होंने खुद ही जो ट्यूशंस वगैरह लेती थी, और खुद ही वो पैसे जो है खुद ही वो पैसे लगाकर उन्होंने अपना पढ़ाई किया है। और काम पे भी पूरी पूरी जिम्मेदारी से सारा काम निभाया है। तो ओवरऑल जो पेशेंट अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत रिस्पॉन्सिबल, प्रिकॉशियस इंडिविजुअल, एक रिस्पॉन्सिबल इंसान, कॉन्सेंशियस एंड वेरी मच इमोशनली अटैच्ड विथ पेरेंट्स, ये एक हमें इंसान समझ में आता है। अभी ये केस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो जब हम देखने जाएंगे कि इस डायग्नोसिस क्या है, तो साइकोसोमेटिक इलनेस है, मनोदैहिक विकार है। तो हमें ये एक मॉडल है जिसको हम कोनेशन कॉग्निशन अफेक्ट बोलते हैं। कोनेशन का मतलब है बिहेवियर, कॉग्निशन का मतलब होता है थिंकिंग, सोच, और अफेक्ट जो है वो है फीलिंग्स। तो इनकी जो सारी सारी कंप्लेन्स है वो हमने ये चार्ट आउट की है कि हेवीनेस इन चेस्ट, टाइटनेस ऑफ चेस्ट, घबराहट, फीलिंग, चोकिंग सेंसेशन, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग एंड इंक्रीज सफोकेशन। और कॉग्निशन जो थॉट है वो जो है वो है सिवियर डिससेटिस्फैक्शन विद द ब्रदर एंड सॉर्ट ऑफ एंग्री ऑन ब्रदर फॉर ब्रदर बीइंग इररिस्पॉन्सिबल इन हिज बिहेवियर। तो फीलिंग में हमें जो मिलता है वो एक एंगर है, जो एंगर है वो सप्रेस्ड एंगर है। सो वेक्सेशन बिकम्स द कॉज ओवर हियर विच इज अ प्रोलॉन्ग्ड इमोशनल कॉज। और प्रोलॉन्ग्ड इमोशनल कॉज की वजह से क्या हो रहा है, ये सारे जो सोमेटिक सिम्टम्स हमें मिल रहे हैं, ये सारा जो
पूरा ब्रैकेट है वो हमें मिल रहा है। और बिहेवियर में क्या मिल रहा है कि इंड्यूस करनी पड़ती है वॉमिटिंग, या माउथ ओपन रख के ब्रीदिंग करना पड़ता है। तो ये अभी जो थिंकिंग, फीलिंग, बिहेवियर और जो बॉडी पे हो रहा है ये सेपरेट नहीं है। ये सारी चीजें एक दूसरे से बिल्कुल ही एकदम समानता से इंटरलिंक्ड है। ये अलग अलग सेक्शंस नहीं है। जैसी सोच है, तो एक एंगर जो है भाई पे, जो डिससेटिस्फेक्शन है, वो थिंक थॉट लेवल पे है, और वो थॉट लेवल पे है इसलिए हमें वेक्सेशन मिल रहा है। और ये जो वेक्सेशन मिल रहा है उसका कुछ वेंट आउट नहीं हो रहा है, वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है इसीलिए उसका परिणाम शरीर पे आ रहा है। अब ये होता है साइकोसोमैटिक इलनेस, मनोदैहिक विचार विकार। तो बेसिकली ये हो सकता है पैनिक या एंजाइटी या मूड डिसऑर्डर या सोमैटोफॉर्म। सोमैटोफॉर्म वो इलनेस होती है जो प्रोलॉन्ग इमोशनल कॉजेस की वजह से बॉडी पे सिम्टम्स आते हैं, और सारे इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल होने के बावजूद भी ये सिम्टम्स बरकरार रहते हैं। दैट इज व्हाट इज सोमैटिक सोमैटोफॉर्म सिम्टम्स। तो ये एक जनरल क्लासिफिकेशन है। तो जिसमें अभी हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि भाई ये एंजाइटी है, या ये एपिसोड्स में हो रहा है, घबराहट हो रही है तो ये पैनिक अटैक है, या फिर ये सोमैटोफॉर्म है क्योंकि बॉडी पे बहुत सारे सिम्टम्स है। तो हम कैसे समझेंगे इसको? तो जो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर होता है उसमें जो एंजाइटी है वो प्रिडोमिनेंट होती है। मतलब घबराहट होना, आगे क्या होगा उसके बारे में सोचना, मेरे मेरे मेरी जो तकलीफ है उसका आगे क्या होगा उसके बारे में सोचना। सो एवरी सिम्टम इज रिलेटेड टू एंजाइटी। पर अपने केस में क्या है, अपने केस में सारे ही सिम्टम्स इज रिलेटेड टू सोमैटिक कंप्लेंट्स, यानी कि फिजिकल कंप्लेंट्स। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है, चोकिंग सेंसेशन है, सफोकेशन है, वॉमिट करनी पड़ती है। तो हमारे ये सिम्टम्स है। और पैनिक में क्या कैसे रहता है कि वो सिवियर एंजाइटी रहती है एंड इंटेंस, और वो फियर जो है वो इतना इंटेंस रहता है कि मुझे वो 10-15 मिनट के समय में ऐसा लग रहा है कि मुझे इतनी सांस नहीं आ रही है कि मेरी जान निकल जाएगी, एज इफ आई विल डाई। और 2 एपिसोड जो होते हैं पैनिक के, वो एपिसोड के बीच का जो समय रहता है उसमें कंटिन्यूअस एंजाइटी और एंटिसिपेशन रहता है कि अरे मुझे वो एपिसोड जो हुआ था वो वापस आ जाएगा। तो दैट इज वेरी वेरी टिपिकल फीचर ऑफ अ पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर। अगर 2 एपिसोड के बीच में इंटेंस एंटिसिपेशन नहीं है तो इट कैन नॉट बी अ पैनिक डिसऑर्डर। और सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर क्या होता है कि रिपीटेडली फिजिकल सिम्टम्स का होना, और ये फिजिकल सिम्टम्स का कोई भी मेडिकल कॉज, इन्वेस्टिगेशन, साइंस एंड सिम्टम्स से प्रूव नहीं हो पाते हैं। तो हम आपको सारे ब्लड इन्वेस्टिगेशंस या फिर एक्सरे फाइंडिंग्स, एमआरआई, जो भी मेडिकल फाइंडिंग्स है वो सारे नॉर्मल आते हैं, नॉर्मल रेंज में होते हैं। बट फिर भी ये सिम्टम्स परसिस्टेंट रहते हैं। दैट इज अ क्लासिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर। तो ये हो गया है सोमैटिक या सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर का अंडरस्टैंडिंग। और हर डिसऑर्डर का एक ड्यूरेशन पीरियड जो एक फिक्स रहता है, जो DSM-5 और ICD-10 में ऑलरेडी दिया गया है। तो अपना अभी जो डिजीज है वो कैसा है, जो कंटिन्यूअस है और परसिस्टेंट है। 2015 से चालू हुआ था और एपिसोड्स में ये बरकरार है। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर जो है तो ये कंटिन्यूअस फिनोमिना है, एपिसोड में नहीं होता है ये। और पैनिक जो है वो अगेन एपिसोडिक है। ठीक है। तो ये अभी अपना अपने पेशेंट को जो दिक्कत है उसमें से सबसे ज्यादा पिक्यूलियर क्या है, क्या मुझे कमेंट में देखने को मिल सकता है? इफ पीपल कैन राइट इट इन द कमेंट। सबसे ज्यादा पिक्यूलियर, सबसे ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक ये पेशेंट की कंप्लेन में क्या है? आपको क्या लगता है कि ये एकदम पिक्यूलियर है? वो क्या सिम्टम है? आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। मुझे कोई मैसेजेस दिख नहीं रहे। कोई टाइप कर सकता है ये पेशेंट को जितनी भी दिक्कतें हैं उसमें से एकदम पिक्यूलियर आपको क्या लगता है कि ये बहुत ही पिक्यूलियर है या ये रेयर है? वो क्या लगता है आपको, वो क्या चीज है? जैसे कि अगर हमारे पास कोई हेडेक का पेशेंट आता है और वो बोलता है कि बर्फ सिर पे रखने से बहुत अच्छा लगता है, तो वो पिक्यूलियर हो गया। तो वैसे अपने ये केस में आपको क्या लगता है सबसे पिक्यूलियर सिम्टम्स क्या है? यस, कैन समवन टाइप इन द चैट बॉक्स प्लीज?
ठीक है, मुझे कोई रिस्पॉन्स। गले में अटकना, यस, गले में अटकना, घुटन और चोकिंग सेंसेशन जो, थैंक यू डॉक्टर राम, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग। यस, बिल्कुल सही। तो चोकिंग जो सेंसेशन है या कुछ अटक गया है, वो सेंसेशन, हवा रुक गई है, सांस नहीं निकल रही, ये बहुत बहुत पिक्यूलियर फाइंडिंग है, ये बहुत पिक्यूलियर फाइंडिंग है। ठीक है, तो सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स जो है वो ICD-10 में समझाए गए हैं, और ICD-10 के हिसाब से एक ऐसी कंप्लेंट्स है विच आर नॉट मीडिएटेड थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और लिमिटेड सिस्टम्स या पार्ट ऑफ बॉडी भी इसमें या सिस्टम इन्वॉल्व हो जाती है। तो उसमें से एक प्रकार है ग्लोबस हिस्टेरिकस। ग्लोबस हिस्टेरिकस का टिपिकल सिम्टम है गले में लंप, थ्रोट में लंप होना, वो महसूस होना, डिस्फेजिया यानी खाना निगलने में दिक्कतें होना, and other forms of dysphagia. So this is a case of somatoform disorder, और उसका सब कैटेगरी जो है वो है ग्लोबस हिस्टेरिकस। ठीक है, तो अभी ये जो है डॉक्टर हैनीमैन ने ऑलरेडी समझाया गया है, उन्होंने मेंटल डिजीज के क्लासिफिकेशन में कि एक होता है सोमैटोसाइकिक, एक होता है डिजीज ड्यू टू अक्यूट इमोशंस, दैट इज सडन एक्सप्लोजन ऑफ लेटेंट सोरा, जो है एफोरिज्म 221 में, जिसमें अक्यूट इलनेसेस आ जाती है जैसे कि मेनिया, ब्रीफ साइकोटिक ब्रेकडाउन, या फिर पैनिक, और डिजीज ड्यू टू डाउटफुल ओरिजिन भी है। और एक होता है कि डिजीजेस ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड इमोशनल कॉजेज एंड हैविंग इट्स रेपरकशंस ऑन द कॉर्पोरियल बॉडी, जो कि हो जाता है साइकोसोमैटिक इलनेसेस। तो अपना जो केस है वो है साइकोसोमैटिक इलनेसेस, एंड देन बॉडी बीइंग इंडिस्पोज ओरिजिनेटेड और केप्ट अप बाय द प्रोलॉन्ग्ड इमोशनल कॉजेज सच एज एंजाइटी, वरी, वेक्सेशन एंड फियर। जो अपने केस में है द एंगर एंड द वेक्सेशन अबाउट द irresponsible behavior of the brother ever since the beginning। तो ये इंडिविजुअल को हम कैसे समझेंगे? तो पहले से ही जिम्मेदारी लेना, एक मेच्योरिटी जो बचपन से ही ये पेशेंट में है, तो शी इज क्वाइट प्रिकॉशियस, अटैचमेंट विद पेरेंट्स बहुत ही उभर के आ रहा है। हालांकि भाई का लॉस तो वो बहुत पर्सनल लॉस है, एंड यूजुअली हमें लॉस जब भी डेथ होता है क्लोज फैमिली मेंबर्स का, तो हमें क्या मिलता है? ग्रीफ एंड सैडनेस। ये केस में क्या मिल रहा है? बिकॉज द ब्रदर हैज बीन इररिस्पॉन्सिबल एंड डिडंट फुलफिल ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो there is an anger and vexation, and that there is this dissatisfaction for the brother। एंड ये पेशेंट जो है वो एक इंडिपेंडेंट लेडी है, रिस्पॉन्सिबल है, खुद खुद अपनी जिम्मेदारी निभाई है, और खुद के पैसे से पढ़ाई की हुई है, कॉन्सेंशियस है, बट एक डेलिकेट टाइम का कॉन्शियंस है कि अभी भाई नहीं रहा है तो पेरेंट्स का जिम्मेदारी किसका है? मेरा है। सो द पर्सन हु टेक्स अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज क्वाइट कॉन्सेंशियस, हार्ड वर्किंग है, और एकदम स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन विल ड्राइव है। तो ये एक इंडिविजुअलिटी की जो हम बात करते हैं, जो ये व्यक्ति का जो एक व्यक्तित्व क्या है और उसकी पिक्यूलियरिटी क्या है, तो ये उसकी पिक्यूलियरिटी है, और यही पिक्यूलियरिटी हमारे टोटलिटी में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, इंक्लूडिंग द कॉजेशंस। तो ये हमें मिल जाता है एलिमेंट्स फ्रॉम वेक्सेशन, कॉन्ट्रडिक्शन, बराबर। तो aggravation crowded places, aggravation by tight clothing, aggravation menses, aggravation by hunger, craving for chicken, craving for fish, spices and aversion to light। तो ये मैंने ये बोगस अप्रोच से सॉल्व करने का कोशिश किया है, और हमें कॉजेशन है एलिमेंट्स फ्रॉम सप्रेस एंगर, और हमें जो रेमेडीज यूजुअली मिलती हैं वो है नाइट्रोम्यूर, सीपिया, लाइकोपोडियम, फास्फोरस, इग्नेशिया, पल्सेटिला। तो ये हमने डिफरेंशिएट किया फास्फोरस, इग्नेशिया, नाइट्रोम्यूर और सेपिया के साथ। और पेशेंट जो अपनी फास्फोरस का एक जो पिक्यूलरिटी जो रहता है वो है अफेक्शन। तो अफेक्शन देना ताकि हमें सामने से अफेक्शन मिले, केयर देना बिकॉज ताकि हमें सामने से केयर मिले। तो एक एमिएटिवनेस रहता है, एक चीयरफुलनेस रहता है, एक एनर्जेटिक इंडिविजुअल और चीयरफुल इंडिविजुअल रहता है फास्फोरस, क्वाइट एक्सट्रोवर्ट इंडिविजुअल एंड मैग्नेटिज्म डिजायर। ये बहुत पिक्यूलर है फास्फोरस का। नाइट्रोम्यूर बेसिकली एक सेंटिमेंटल इंडिविजुअल है जिसमें ब्रूडिंग बहुत पिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक मेंटल स्टेट हमें मिलता है। नाइट्रोम्यूर भी इंडिपेंडेंट है, तो नाइट्रोम्यूर इग्नेशिया कम्स वेरी क्लोज इन दिस केस। बट हमें ग्लोबस हिस्टेरिकस, अभी मनोदैहिक रोग का पिक्यूलरिटी क्या है इधर के? चोकिंग,
और चोकिंग कब होता है? जब भी होता है स्पाज्म। और ये सिम्टम क्या है, कैसा है? साइकोसोमैटिक है, मेडिकल इन ओरिजिन नहीं है, कोई फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। सो दिस इंडिविजुअल इज क्वाइट हाइपर सेंसिटिव एंड नर्वस इंडिविजुअल, और स्पैज्म होता है मसल्स में, बिकॉज ऑफ विच वो चोकिंग फील हुआ है। सो देयर इज दिस हिस्टेरिकल सिम्टम। एंड देन टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी, जो कॉन्सेंशियसनेस है, जो डेलिकेट कॉन्शियंस है, वो इग्नेशिया में रहता है। एंड इमोशनल कोरिया मट्रिया मेडिका में डिस्क्राइब किया है इग्नेशिया में, और एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट एंड ग्रीफ है। पिक्यूलरिटी ऑफ नाइट्रोम्यूर क्या रहता है कि वेक्सेशियस है, ब्रूडिंग, और ये प्रोलॉन्ग समय तक चलता रहता है एंड मेलेंकोलिक रहता है इंडिविजुअल। पर यहाँ पे जो स्पैजम्स है, यहाँ पर जो डेलिकेट कॉन्शियंस है, यहाँ पर जो हिस्टेरिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, that is very peculiar of ignatia, and that differentiates between ignatia and natrum mu। और सीपिया जो है वो रहती है क्वाइट इंडस्ट्रियस, वो भी इंडिपेंडेंट रहती है, बट कोर स्ट्रगल ऑफ सीपिया इज कि सीपिया को कभी भी उनकी मर्जी से जो करना है वो कभी करने नहीं दिया गया, और उसकी वजह से आता है वेक्सेशन एंड इरिटेबिलिटी एंड ऑफेंडेड इजीली। सो that way phosphorus, natrum urine, sepia was ruled out, or ignatia was the prescription that was given in this case। तो अभी इसमें एंसिलरी होलिस्टिक मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो होलिस्टिक मैनेजमेंट जो रहता है उसमें पेशेंट को इंसाइट देना बहुत जरूरी है। सिर्फ दवाई से काम नहीं चलता है, पेशेंट को इंसाइट देना कि आप क्या है, आपकी इंडिविजुअलिटी क्या है। आपकी इंडिविजुअलिटी है एक जिम्मेदारी, और जो जो जिम्मेदारी लेना बुरा नहीं है, बट वो जिम्मेदारी को आप हैंडल करते करते आप कुछ बॉडी पे कॉस्ट पे कर रहे हैं। आपकी जो तकलीफें हैं वो इसी वजह से आ रही है। तो उनका एक एग्जैक्ट वो हाईली इमोशनली ड्रिवन इंडिविजुअल है, तो एक बैलेंस बनना बहुत जरूरी है कि सो दिस इंसाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी गिवन टू हर कि देयर इज अ नीड ऑफ अ बैलेंस। तो एक रैशनल माइंड रहना बहुत जरूरी है, एंड टू मेक हर अंडरस्टैंड दैट आप हर रोल में एक्सेल नहीं कर पाओगे। यू विल नेवर बी एबल टू एक्सेल in the role of daughter, you will never be able to excel completely as a professional, you will never be able to excel completely in the role of fulfilling the space of brother। ये पेशेंट को क्या करना है कि हर जगह जहां जहां कुछ चीज फुलफिल नहीं हो रही है वहां वहां मैं जाके कुछ कर लूं या मेरी जिम्मेदारी खत्म कर लूं, बट ये करने करने में इम्बैलेंस हो रहा है। तो ये पेशेंट को इंसाइट देना बहुत जरूरी है that this is what you are doing and this is creating the stress in you। तो आप अपना जो है प्रायोरिटी सेट करना जरूरी है, एक लिमिटेशन सेट करना जरूरी है, एंड इसीलिए प्रैक्टिकल थिंकिंग उतना ही जरूरी है जितना कि आप इमोशनल थिंकिंग कर रहे हैं। तो ये एक एस्पेक्ट को डिलीवर करना ये केस में बहुत जरूरी था, जो किया गया। एंड इग्नेशिया के डोजेस दिए गए थे एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, एंड इंटरकरेंट थूजा दिया गया था बिकॉज डोमिनेंट माइजम वाज साइकोटिक माइजम कंसिडरिंग the prolonged state of dissatisfaction, vexation, and the symptoms of recurrent stress producing this। So thuja was given as an intercurrent। वैसे ही हम दूसरे केस में देखेंगे तो दूसरा जो केस है वो केस है दिस इज ऑल्सो केस ऑफ ऑलमोस्ट 32 years यंग फीमेल, जिनको कंप्लेन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल कंप्लेन थी, वाटरी स्टूल था, नॉन ऑफेंसिव था, नॉन ब्लडी था, और ब्राउनिश कलर, एंड दैट वाज आल्सो एग्रेवेटेड बाय मेंटल। कोई भी टाइप का शारीरिक या मानसिक तनाव जब भी आता था तो उनको ये दिक्कतें, दस्त होना, जो नॉन ऑफेंसिव रहते थे और ब्राउनिश कलर के दस्त होते थे, ये कंप्लेन चालू हो जाती थी। और जिनको एग्रेवेशन था मिल्क से, एग से, स्पाइसी फूड, पिज्जा, ब्रेड आइटम्स, और urgency, there is an urgency to rush, and then rumbling in abdomen feel होता था, that was aggravated before passing stool। इरेक्टेशंस या डकारे नहीं आती थी, और जो पेन, एब्डोमिनल पेन था वो रहता था, that could be spotted with the tip of the finger। तो ये टाइप की कंप्लेंट्स उनको रहती थी। उसके साथ साथ ये जब डायरिया खत्म हो जाता था तो that was being followed by a constipation।
तो कॉन्स्टिपेशन जो है उनको 2022 से कंप्लेन थी, और जो February 22 टू May 22 तक ये वाटरी स्टूल का कंप्लेन उनको ऑलमोस्ट हर रोज रहता था, और 3 to 4 टाइम्स इन अ डे उनको जाना पड़ता था। तो ये सिम्टम्स रहे February to May 2022 तक। और October 2022 में हमें क्या मिलता है कि डायरिया चला गया पर कॉन्स्टिपेशन है, एंड देन शी यूज्ड टू पास स्टूल एट एवरी ऑल्टरनेट डे, और अर्ज नहीं आती थी तो फोर्सफुल पासिंग ऑफ स्टूल करना पड़ता था। तो ये 2023 में टिपिकल हमें मिलता है कि देयर वाज दिस ऑल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। और उसके साथ साथ जो हेडेक के सिम्टम्स थे वो वाज वेरी टिपिकल सिम्टम ऑफ माइग्रेन, जो हैमरिंग पेन होता था, हैवीनेस फील होता था, नॉशिया, वॉमिटिंग। और ये सारे सिम्टम्स एग्रेवेट होते थे क्लाउडी वेदर में, जब भी खाने का टाइम आगे पीछे हो गया तो हेडेक चालू हो जाता था। कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, स्ट्रॉन्ग स्मेल वो नहीं सहन कर पाते थे। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, लैपटॉप पे काम करना, जो जो कि उनको ऑफिस में काम करना पड़ता था, उसकी वजह से माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है, नॉइज से ट्रिगर हो जाता है, बेटर इन द डार्क रूम एंड बेटर इन द टाइट बैंडेज। अभी इसमें पिक्यूलरिटी क्या है, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो हमने सिर्फ जो चीफ कंप्लेंट्स देखी, ये जो भी हमारे पास अभी तक का डेटा है, उसमें से पिक्यूलरिटी क्या है, उसमें क्या पीक्यूआरएस लग रहा है हमें? उसमें कौन से पीक्यूआरएस सिम्टम्स है? तो इसमें सारी जो मोडालिटीज है वो सारी ही पिक्यूलियर है, सारी मोडालिटीज, एवरी मोडालिटी इज वेरी वेरी पिक्यूलियर, राइट? सो एग्रेवेशन फ्रॉम मिल्क वेरी पिक्यूलियर, हर किसी को आईबीएस में एग्रेवेशन मिल्क होता है नहीं होता है, ये पेशेंट को है। हर किसी को एग्रेवेशन फ्रॉम एग्स होता है नहीं होता है, ये पेशेंट को है। सो दैट बिकम्स वेरी पिक्यूलियर। एंड देन ऑल द सिम्टम्स ऑफ इरेगुलर मेंसेस, एग्रेवेशन बाय नॉइज, एग्रेवेशन इन द इवनिंग, एग्रेवेशन इन द क्लाउडी वेदर, ये सारे जो सिम्टम्स है वो भी बहुत पिक्यूलियर सिम्टम्स है। हालांकि दिस आर ऑल्सो कॉमन व्हेन वी से दैट ये केस, ये जो केस है वो केस माइग्रेन का है, तो हमें बहुत सारे फैक्टर्स मिलेंगे। बट जो टिपिकल है, एग्रेवेशन इन द इवनिंग 6 to 7 PM, बेटर बाय प्रेशर, बेटर इन द डार्क रूम, तो ये होम्योपैथ के लिए ये सारे सिम्टम्स जो है वो बहुत ही पिक्यूलर सिम्टम्स बन जाते हैं। तो मोडालिटीज जो है अभी तक मिली है वो सारी इंडिविजुअलिस्टिक है, वो सारी पिक्यूलियर है। उसके साथ साथ स्किन की कंप्लेंट्स थी, दैट वाज आल्सो गेटिंग एग्रेवेटेड बाय चाइनीज फूड, एंड इट वाज बेटर बाय हॉट वाटर। तो अगेन हमें जो मिल रहा है वो मोडालिटीज मिल रही है जो बहुत पिक्यूलर है। रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स में हमें मिल रहा है कि नेजल वाटरी डिस्चार्ज होता था, स्नीजिंग, एंड देन ड्राई कॉफ, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। तो ये जो कंप्लेंट्स है वो नेजोफेरेंजाइटिस की है, जो भी एग्रेवेट हो जाती थी, एग्रेवेशन बाय डस्ट, एग्रेवेशन बाय ड्राफ्ट ऑफ एयर, एंड एग्रेवेशन बाय क्लाउडी वेदर, एंड बेटर बाय ह्यूमिडिफायर। तो ह्यूमिडिफायर जब ये रूम में लगा दी थी तो ये दिक्कतें कम हो जाती थी। तो हमें अभी तक जो हमने सारे कंपनीज देखी ना, हमें जो बहुत पिक्यूलर चीज और एक जो उभर के आ रही है वो ये चीज है कि इनको कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है, एक्सटर्नल फिजिकल स्टिमुलाई जो है, वो सारे स्टिमुलाई का एक हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन आता है। स्किन पे भी कंप्लेन्स आती है, इरप्शन आता है, ईचिंग आता है, हाइव्स होता है तो ऑर्टिकेरिया हो जाता है। जब भी स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, क्लाउडी वेदर होता है, नॉइज होता है तो माइग्रेन हो जाता है। या फिर इमोशनल या मेंटल स्ट्रेस आया कभी भी तो आईबीएस हो जाता है। तो व्हाट वी फाइंड इज दिस इंडिविजुअल जो एक बहुत ही हाइपर सेंसिटिव और बहुत ही कोमल, एकदम एकदम डेलिकेट इंडिविजुअल मिलता है, जो इसका रिस्पॉन्स एकदम हाइपर सेंसिटिव रहता है। शी इज गेट अफेक्टेड बाय एवरी सटल स्टिमुलाई। तो ये इंडिविजुअलिटी है, ये पिक्युलरिटी है। इनका डायग्नोसिस क्या है? तो डायग्नोसिस है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम विद रिकरेंट नेसोफेरेंजाइटिस इन अ नोन केस ऑफ माइग्रेन। इनको कैसे समझेंगे? अभी इनका जब भी डेटा लिया गया था तो चाइल्डहुड में हमें मिला था कि बोथ पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स जो है वो बोथ पेरेंट्स वर वर्किंग, और उनको फर्स्ट जब वो 1 से 3 साल की थी तब उनको मासी के घर पे रखा हुआ था, बिकॉज दोनों पेरेंट्स जहाँ पे काम करते थे वो एक गांव था और वहाँ पे एजुकेशन और देखभाल उतनी अच्छी नहीं थी। तो ये सोच के पेरेंट्स ने सोचा कि हम जब तक कोई अच्छे शहर में या कोई अच्छी जगह पे मूव नहीं कर लेते तब तक बच्ची को मासी के घर पे रखते हैं।
सो 1 to 3 years तक उसको मासी के घर पे रखा गया है। तो जब वो जो बिल्डिंग ईयर्स होते हैं, 1 से 3 साल बच्चे का जो रहता है, उसमें उसको लव, वार्म, सिक्योरिटी, केयर का बहुत जरूरत होता है, जो मिलता है सिर्फ पेरेंट्स से, और वो पेरेंट्स अवेलेबल नहीं थे। तो वहां पे हमें रिप्रेशन या उसकी जो बेसिक नीड है वो फुलफिल नहीं हो रही है, तो ईड अनफुलफिल्ड जो है, ईड मतलब बेसिक डिजायर या बेसिक इंडिविजुअल को बेसिक जो जरूरत है, तो बच्चे की बेसिक जरूरत क्या है? प्यार और सिर्फ पेरेंट्स से मिलती है, और वो ये बच्ची को नहीं मिल पाई। एंड देन फिर शी वॉज क्वाइट गुड इन स्टडीज एंड ऑल, बट एवरी टाइम जब भी एग्जाम आता था तो हमें स्कूलिंग में क्या मिलता है कि कोई भी एग्जाम्स रहेगा तो एग्जाम्स तो दे देंगी, स्कोर अच्छा कर लेंगी, बट एग्जाम खत्म होने के बाद या तो फीवर होगा या तो हेडेक आएगा ही आएगा। टिल द टाइम शी गॉट ग्रेजुएटेड एंड फिनिश हर स्टडीज हैव caused this type of complaints। तो ये अगेन क्या हो गया? सोमेटाइजेशन। स्ट्रेस माइंड पे आता है पर इफेक्ट कहाँ आ रहा है? बॉडी पे आ रहा है, हो गया साइकोसोमैटिक कोरिलेशन। तो इसको हमें हैनीमैन ने कैसे बोला गया है? ऑर्गेनॉन में उन्होंने बताया साइकोसोमैटिक कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्रिप्शन दिया है हैनीमैन सर ने, और नर्वस कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ठीक है। और फिर तो ये हमें एक डेटा मिलता है। फिर एंड देन फॉर हर मैरिज नाउ, सो शी फेल इन लव विथ गुजराती बॉय एंड शी वाज फ्रॉम अ महाराष्ट्रियन फैमिली। तो फैमिली वाज उनकी द पेशेंट्स मदर वाज नॉट रेडी for this marriage. She somehow explained mother, and then they got married and it turned out to be a very smooth marriage. But वो कहते हैं कि even with the husband it took 6 years for her टू फील कि वो अब मैं कुछ भी शेयर कर सकती हूँ या मैं ओपनली शेयर कर सकती हूँ। और ये पेशेंट के खुद के वर्ड्स है कि किसी से जब कुछ ओपनली शेयर करना होता है तो वो मैं नहीं कर पाती हूँ। अगर मुझे कभी कोई चीज बहुत बुरी लगी और मुझे रोना आया तो मैं शायद नहीं रो पाती हूँ, हालांकि मुझे रोना है पर वो मेरे से नहीं होता है। आई कांट डू दैट। एंड इंटेंस सिचुएशन में भी उन्हें समझ में नहीं आता कि मुझे क्या फील हो रहा है। सो दैट इमोशनल पार्ट जो है, इमोशनल एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज हर ओन इमोशन, to appreciate her own emotion, to acknowledge the emotion, to process the emotion, वो चीज नहीं है। तो इमोशनल कनेक्ट जो है ना, वो डिफिकल्ट है ये पेशेंट के लिए। ऐसा नहीं है कि उन्हें करना नहीं है, बट वो कर नहीं पाते। और वो क्यों है? उसका डायरेक्ट कोरिलेशन ये चाइल्डहुड का रिप्रेशन के साथ है, और जिसको हम साइकोडायनेमिक्स में ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का स्टेज भी बोलते हैं। अब देन तो बॉटल्ड अप इमोशंस है। इमोशन एक तो एक्नोलेज नहीं हो रहे और हो रहे हैं तो एक्सप्रेस नहीं हो रहे, तो इमोशन का क्या हो रहा है? दे गेट्स गैदर्ड अप, सो देयर इज बॉटलिंग अप ऑफ द इमोशन। इंडिविजुअल इज वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी मेटिकुलस, टाइम वेरी ऑर्गेनाइज, हमेशा काम में शी वांट्स the work to get done. She will make sure कि सारी टीम भी her team also gets the work done. बट अगर काम एंड टाइम पे उनको बोला जाता है, 11th आवर पे अगर काम बोला जाता है, तो फिर वो एंजाइटी और पैनिक अटैक, जो पैनिक ही फील होता है, पैनिक अटैक नहीं आता, शी फील्स पैनिकी। So that is what this person is basically: very hard working, MW is strong, very organized, hypersensitive individual, जिनको सारे मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन से एग्रेवेशन हो जाता है, बॉटल्ड अप इमोशंस है, इसलिए वेक्सेशन है, इंडिग्नेशन है। एंड पोस्ट मैरिज फिर इंसिडेंस जो होता है वो है कि अभी दिस कपल डिसाइड्स टू बाई देयर ओन होम, अपना घर अब खरीदने का सोचते हैं। तो दोनों ही हस्बैंड वाइफ ने मिलके सारे फाइनेंसेस को मैनेज किया, लोन लिया, और घर भी पूरा अच्छे से बनाया। बट इन द इट टुक 1 year फॉर दिस होल प्रोसेस। तो ये 1 साल में दिस पेशेंट वेंट थ्रू ट्रिमेंडस मेंटल स्ट्रेस। बार बार ये सोचना कि हमने जो डिसीजन लिया है ये एज पे घर बनाना, वो सही लिया कि नहीं। मुंबई जैसे शहर में घर बनाना बहुत बड़ी बात है, बड़ी जिम्मेदारी है, तो ये होगा नहीं होगा, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो बट शी वर्कड वेरी हार्ड फॉर इट, शी स्टूड विद हर हस्बैंड लाइक अ रॉक। बट जब घर हो गया, जब घर का फर्नीचर हो गया, बट जब घर में रहने जाने का हुआ, उसके इमीडिएटली बाद हमें ऑनसेट मिलता है कि IBS चालू हो गया। तो यहाँ पे भी हमें अगेन मिलता है कि मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन दोनों हुए इन दिस प्रोसेस ऑफ बाइंग द होम।
and that resulted in IBS. तो consistent pattern ये केस में जो उभर के आ रहा है वो any type of mental और physical exertion body पे कोई ना कोई symptom देगा. एक टाइम पे नेजोफेरिंजियल नेजोफेरेंजाइटिस मिल रहा है, दूसरे टाइम पे माइग्रेन मिल रहा है, कोई और आ रहा है इंसिडेंस तो अर्टिकेरिया मिल रहा है, और अभी आफ्टर बाइंग दिस होम एंड द प्रोलॉन्ग मेंटल एक्सर्शन आईबीएस हो रहा है. एंड ऑल ऑफ दिस इलनेस, आईबीएस, माइग्रेन, नेजोफेरेंजाइटिस, रेस्पिरेटरी इलनेसेस, ऑल इलनेसेस आर साइकोसोमैटिक इन नेचर. तो माइंड जो है वो स्ट्रेस जो है उसको हैंडल नहीं कर पाता है, डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो सोमेटाइजेशन है. तो इसलिए माइंड के स्ट्रेस का इम्पैक्ट सीधा बॉडी पे आता है इन फॉर्म ऑफ वेरियस इलनेसेस. करेक्ट. तो ये हो गया उनका टोटालिटी. जब हम बनाते हैं तो हमें मिल रहा, हमने लिया है. हाँ, एंड देन यस, एंड देयर वाज दिस वन इंसिडेंट दैट हैड हैपेंड विद मदर इन लॉ कि इट वाज रिगार्डिंग घर के काम के बारे में, जहाँ पे मदर इन लॉ ने कुछ तो उनको कमेंट किया था और बोला था कि अभी रात का खाना रोज आप ही बनाएंगे. एंड दैट मेड हर फील वेरी बैड कि मैं पूरा दिन जो काम होता है वो काम रिकॉग्नाइज इन्होंने नहीं किया और मुझे ऐसे ही बोला कि रात का खाना आप रोज बनाएंगे. एंड दैट वाज सेड इन अ रूड मैनर एंड दैट हर्ट पेशेंट क्वाइट अ लॉट. तो उसका एक एंगर, जो वो एंगर वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाई थी. दैट वाज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर हर. And that was the first time that this type of friction had happened between patient and mother-in-law. So elements from anger suppress है, sensitive to criticism, any form of criticism. एंड देन हमें जैसे कि मैंने बोला था सारी मोडालिटीज जो है केस की वो बहुत पिक्यूलर है. तो जीआई कंप्लेंट्स जो है वो एग्रेवेट हो जाती है फेरिनिशियस फूड से. क्लाउडी वेदर एग्रेवेशन हमें मिल रहा है माइग्रेन के कंप्लेंट्स में और आईबीएस में भी. म्यूजिक मेक्स अ फील बेटर. आर्टिफिशियल लाइट से माइग्रेन बढ़ जाता है. डस्ट से रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स बढ़ रही है. एग्रेवेशन और स्पाइसी फूड है. एंड हंगर एग्रेवेशन है. सन एग्रेवेशन है. राइडिंग एग्रेवेशन है. प्रेशर एमेलियोरेशन है. बैंडेज टाइट प्रेशर टाइट बैंडेज रिलीव्स द माइग्रेन. कोल्ड एवर्जन है. स्टार फूड डिजायर है. पर्सपिरेशन प्रोफ्यूज होता है. एंड देन देयर इज दिस वीकनेस. इवन आफ्टर 1 to 2 episodes of diarrhea she feels weak. तो ये अगेन द बोनिहाउसेन्स अप्रोच इज बीन टेकन ओवर हियर. अब ये पेशेंट का इंडिविजुअलाइजेशन कैसे किया है. सो ये पेशेंट जिसको चाइल्डहुड में इनिशियल इयर्स ऑफ 1 to 3 years ऑफ एज पेरेंटल वार्मथ पेरेंटल लव से डिप्राइवेशन है क्योंकि उस वक्त वो मासी के घर पे उनको रखा गया था. सो एक इमोशनल सप्रेशन, एक ईड जो बेसिक नीड फुलफिल नहीं हुई है वहां पे रिप्रेशन हमें मिल रहा है. एंड देन देयर इज दिस पैटर्न जो हमने बात की दैट एग्रेवेशन है. मेंटल फिजिकल कंप्लेंट्स का एग्रेवेशन हो जाता है. हाइपर सेंसिटिव माइंड एंड बॉडी मिल रहा है. Basically she is unable to express the emotions, which means pent up emotions है, bottled up emotions. And basically this individual is reserved, extremely reserved. ये reservedness कैसा है, खुद के साथ भी reserved है. खुद भी इमोशन आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही है, खुद भी एक्नॉलेज नहीं कर पा रही इमोशंस, आइडेंटिफाई नहीं कर रही. तो दिस रिजर्वनेस इज नॉट विद द पीपल अराउंड बट शी इज वेरी मच रिजर्व विद हरसेल्फ आल्सो. सो देयर इज वेरी लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ आइडेंटिफाइंग द इमोशनल क्वेश्चन जो है ना, इमोशनल पार्ट जो है उसका डेवलपमेंट उतना हुआ नहीं है. And that is because of the repression probably that is occurred in the early age. So this is what the individual is. So यहाँ पे again reporterization में तो phosphorus काफी close आई थी. So when we differentiate it with phosphorus, again phosphorus जो है वो reserved नहीं है. Phosphorus is quite extrovert, magnetic personality, very cheerful, which is unlike with this patient is very reserved. Then that emotional part is not that much there. So phosphorus at the core level gets ruled out. Sepia. Now sepia has this thing of emotional suppression, and it is written by Kent in Kent's lecture of Materia Medica. He has described as sepia as stifled emotions. So stifled emotions मतलब pent up emotions, unprocessed emotions, bottled up emotions is what is known as stifled एक pressure cooker कैसे रहता है, that type of penting up is there. That is what is known as stifled emotions. And then there is affinity for the skin, respiratory complaints, reticular endothelial system, vascular affections है. ये सारे tissue affinities है. Viscera, intestine affected है. Hypersensitive response है.
CPI is known for hypersensitive responses and idiosyncrasy. Thermally chilly hai, तो CPI was given in this case. And and these were the follow-up criteria of constipation, urging of passing stool, headache, diarrhea के episodes, character, rumbling in abdomen, and anger suppressant vexation. तो initially treatment CPI 200 1 packet weekly से start किया गया था, और एंसिलरी मेजर जैसे मैंने बात की बहुत जरूरी है। हैनीमैन सर ने बोला है कि जहां पर प्रोलॉन्ग इमोशनल कॉजेज मिलते हैं, तो आपको वो प्रोलॉन्ग इमोशनल कॉजेज का एंसिलरी मैनेजमेंट और वो चीज एड्रेस करना बहुत जरूरी है। इट विल रिक्वायर द होलिस्टिक मैनेजमेंट, तो एंसिलरी एंड थेरेप्यूटिक दोनों मैनेजमेंट लगेंगे। तो इन ऑर्डर टू एम्पावर हर टू आइडेंटिफाई हर ओन इमोशंस और उसको एक्सप्रेस करना सिखाने के लिए उनको एक एक्सरसाइज दिया गया था कि आप जर्नल लिखे, एंड आप आपको जो भी फील होता है आप वो जर्नल में लिखे, चाहे वो 4 वर्ड हो 4 लाइन हो, बट इट इज इम्पोर्टेंट टू राइट व्हाट शी फील्स। ये एक्सरसाइज देने से क्या होगा कि उनको सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या फील हुआ, और जो इमोशनल क्वोशंट उतना डेवलप नहीं हुआ है दैट विल ग्रेजुअली स्टार्ट डेवलपिंग, और जब वो रिकॉग्नाइज होता है तो कम्युनिकेशन इंप्रूव होना इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ इट। तो वो एक एक्सरसाइज उनको दिया गया था ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एज एंड व्हेन कॉन्स्टिपेशन और अर्जिंग ऑफ स्टूल जो है वो बेटर हो गया था, एंड अभी अर्ज नॉर्मल है, शी पासेस स्टूल वंस अ डे नॉर्मली, एंड वो बेटर हो गया था। देयर इज नो ब्रीदिंग प्रॉब्लम नाउ, तो वो चोकिंग सेंसेशंस और ये सारी चीजें नहीं है। कुड टॉलरेट द फर्मेंटेड फूड ऑल्सो। सो सेपिया 1 पैकेट वीकली से सेपिया 200 3p एज पर द फॉलोअप दिया गया था। एंड सो समराइजेशन क्या है, दोनों ही केसेस में हमें क्या मिल रहा है, प्रोलॉन्ग इमोशनल कॉज है, वेक्सेशन है, एंगर सप्रेस्ड है। पहले केस में एंगर सप्रेस है बिकॉज ऑफ दिस ब्रदर्स लॉस, एंड उसकी ब्रदर के लॉस की वजह से अभी पेरेंट्स पे जो स्ट्रेस आएगा उस वजह से ब्रदर के लिए वेक्सेशन और एंगर सप्रेस। सेकेंड केस में हाइपर सेंसिटिविटी है और अगेन वेक्सेशन एंड इलनेस फ्रॉम मेंटल एंड फिजिकल एक्सर्शन है। प्रॉब्लम डेफिनेशन दोनों केस का क्या है कि कम्युनिकेशन इश्यू दोनों ही केस में है। पेंट अप इनएबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड एक्नॉलेज एंड डील विद द इमोशन दोनों केसेस में। पहले केस में क्या है कि इमोशन काफी सेंटिमेंटल इंडिविजुअल है इग्नेशिया इंडिविजुअल, बट देयर इज अ वेरी लिमिटेड एबिलिटी टू शेयर दिस इमोशंस, और the quality of the communication of Ignatia is poor. So she is not able to express her dissatisfaction for brother, तो cannot communicate well, इसलिए breathing difficulty, choking sensation, somatization है, spasms है और choking sensation है, तो वहां पर globus hystericus हो रहा है। ये केस में इमोशंस आइडेंटिफाई नहीं हो रहे हैं, और स्ट्रेस जब भी आता है तो बॉडी एकदम थ्रेट में चली जाती है, बॉडी एक लेवल पे काम करती है उसके बाद डिजीज हो जाती है, तो बॉटल्ड अप इमोशंस है, एंड देन इमोशनल कनेक्ट विद द क्लोज वन भी डिफिकल्ट है फॉर्म करना। सो दिस इज द प्रॉब्लम डेफिनेशन। तो कॉमनैलिटी दोनों केस में क्या है कि इमोशनल कॉजेज द प्रोलॉन्ग्ड इमोशनल स्टेट एंड इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड प्रोसेस द इमोशंस एंड इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट इट राइटली, ये दोनों ही केस में हमें एक कोर मिल रहा है। तो होलिस्टिक मैनेजमेंट में दोनों ही केस में इंसाइट देना बहुत जरूरी था कि फर्स्ट केस में जो हमने दिया कि एक्सेसिव टेंडेंसी टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ही आपके डिजीज का कारण है, एंड इसीलिए आपको जो फील हो रहा है वो राइट वे में कम्युनिकेट करना जरूरी है। और सेकेंड केस में उनको सिखाया गया था कि आप आइडेंटिफाई करें कि आपको क्या फील हो रहा है, एक्नॉलेज करें आपके खुद के इमोशंस को और सही वे में उसको कम्युनिकेट करें। सो दीज आर द एंसिलरी मेजर्स दोज वर डन इन 2 केसेस। सो आउट एंड आउट कंक्लूजन क्या है कि मल्टीपल स्ट्रेस फैक्टर है आज के प्रेवलेंट लाइफस्टाइल में, तो हमें ये समझना जरूरी है कि ये आपका जो पेशेंट है उसको कौन सा स्ट्रेस है और वो स्ट्रेस के लिए कैसा रिस्पॉन्स है। पहले इग्नेशिया वाले केस में हमें रिस्पॉन्स स्ट्रेस का कैसा है कि कभी भी स्ट्रेस आया स्पाज्म हुआ चोकिंग हुआ, ये है। सेकेंड केस में मल्टीपल स्ट्रेस फैक्टर्स, जब भी स्ट्रेस आया तो बॉडी पे इफेक्ट आया, कभी आईबीएस हुआ, कभी माइग्रेन हुआ, कभी अर्टिकेरिया हुआ, तो हाइपर सेंसिटिविटी सेकेंड केस में बहुत ज्यादा है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि स्ट्रेस क्या है, वो स्ट्रेस में ये इंडिविजुअल पैटर्न क्या है, ये कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करना है, एंड देन यू हैव टू होलिस्टिकली मैनेज द केस टू ब्रिंग द हार्मनी एंड टू चेंज दिस पैटर्न ऑफ फॉल्टी पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्स जो है वो चेंज करना है। सो
this, I think, this is all about the psychosomatic illnesses. This is all about मनोदैहिक विकारों के बारे में अच्छा लगा हो। मैंने मेरा मैं हिंदी में इतना अच्छा नहीं बोल पाती हूँ, तो उसके लिए मुझे आई एम रियली सॉरी अबाउट इट, सॉरी फॉर दैट, बट आई ट्राइड मानसी माय जी, बेस्ट। मानसी जी, Thank you आपने so बहुत much. अच्छा I am thankful to Sahani sir for giving me this opportunity. I am thankful to everybody who is working in this group, and I am thankful to IFPH entire group. I am also thankful to MLD MHI Dhavle College for giving me this opportunity. Thank you so much. हाँ, थैंक यू मानसी थैंक जी। एक सवाल है, मैं डॉक्टर साहनी बोल रहा हूँ। हाँ जी सर। हाँ, मैं अपने मोबाइल से नहीं, जो है होस्ट उनके मोबाइल से कर रहा हूँ। हाँ सर। डायरिया, एक सवाल किया है किसी ने, अंकिता ने, कि डायरिया अल्टरनेटिंग विथ कॉन्स्टिपेशन। हाँ हाँ, इसमें क्या आप क्या बोल गई थी, उसके थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दीजिए इनको। हाँ, तो डायग्नोसिस के बारे में हम उस वक्त बात कर रहे थे। तो ये केस में फरवरी 2022 से मई 2022 तक हमें जो मिल रहा था वो था कि डायरिया है, एवरी डे 2 to 3 episodes ऑफ डायरिया मिल रहे हैं। हाँ, इधर एवरी डे देर आर 3 to 4 times a day। नॉन ऑफेंसिव है, नॉन ब्लडी है, वीकनेस होता है इवन आफ्टर 2 stools, और अर्जेंसी फील होता है एंड हैव टू रश, एंड देन बिफोर पासिंग द स्टूल देयर इज रंबलिंग। तो ये कंप्लेंट्स चल रही है फरवरी 22 और मई 22 तक, और फिर अक्टूबर 22 में टिल डेट तक, मतलब पेशेंट जब भी आई थी तब इट वाज ऑलमोस्ट मई मंथ आई गेस। तो अक्टूबर से जो चल रहा है वो है कॉन्स्टिपेशन। तो ये केस में हमें मिल रहा है कि देन देयर इज ऑल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन विच इज वेरी टिपिकल ऑफ इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम का फीचर। So that way the diagnosis was established. एक्सलेंट। मानसी जी, आपने जो एनालाइज किया, और खास करके जो एक ही सिम्टम्स को डिफरेंट फॉर्म्स में होम्योपैथिक अप्रोच देने का कोशिश किया, बहुत ही अच्छा है। और जहाँ की आपने साइकोफिजिकल मनोदैहिक की बात जो करी, तो मनोदैहिक आज के समय में होम्योपैथी के लिए बहुत ही आवश्यक है। और हम ये जानते हैं कि जो चीज़ हमारे दिमाग में होता है उसका इफेक्ट शरीर पर होता है, और शरीर पर होता है उसका दिमाग इफेक्ट माइंड पर होता है। तो ये चीज़ को लोगों को समझना पड़ेगा और उसका सिमिलम सिम्टम्स को खोजना पड़ेगा, है ना। जैसे जो माइंड पर, आप अपना पीपीटी को रिमूव कर लीजिए मानसी जी, स्टॉप शेयरिंग कर लीजिए। स्टॉप शेयरिंग अच्छा, कर दीजिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ओके, ठीक ये है। कह रहा था कि इसमें आपको चाहिए कि आप, बहुत बढ़िया आपका है, और मैं समझता हूँ कि सभी को इस पर ध्यान देना चाहिए, और हम लोग को इसमें ये देना चाहिए। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि अब चूंकि समय हो चुका है और हम लोग अभी व्यस्त भी हैं थोड़ा सा जी सेमिनार के कारण, इसलिए मैं इधर कुछ रेगुलर आपका नहीं सुन पाया हूँ। ठीक है। लेकिन आपका वीडियो मैं सुनूंगा, और मुझे आपका लेक्चर जो है तो बहुत ही अच्छा लगा। आपको थैंक यू इसके सो साथ मच। में देता हूँ, बधाई देता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ, और इसके साथ में थैंक यू फिर, सो मच सर। और हम लोग माइक हैंडओवर करते हैं डॉक्टर धनेश जी को। थैंक यू। सॉरी, मेरा हिंदी में एक्सप्लेनेशन का थोड़ा इश्यू है, मुझे पता है, बट मैं इम्प्रूव करने का कोशिश करूंगी। थैंक यू। हमारा भी हिंदी अच्छा नहीं है, हिंदी मैं भी नहीं जानता हूँ ठीक से, लेकिन बोल, ठीक है ना। ये बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मानसी जी, बहुत अच्छा आपने व्याख्यान दिए, बहुत सुंदर लगा, शानदार जानदार, मेन कॉज ऑफ डिजीज माइंड, बहुत अच्छा व्याख्यान था, वेरी वेरी थैंक्स। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच राम सर। थैंक यू। Many thanks, madam. थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू Over सर। to Dr. Dhanesh. Over to Dr. Dhanesh. Thank Kindly take you, over the sir. chat. Thank you, sir, Harry sir, Presentation. Dr. Mansi. थैंक यू।